फुटबॉल इज अ गेम ऑफ ट्रस्ट। प्लेयर्स का खुद पे ट्रस्ट, टीममेट्स का एक दूसरे पे ट्रस्ट, एक मैनेजर का अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट। पर इन सब चीज़ों से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक फैन का फुटबॉल पे ट्रस्ट। पर फुटबॉल इज लाइक एन आइसबर्ग। एक बड़े आइसबर्ग का ऑन एन एवरेज सिर्फ 10 से 15% हिस्सा तुम्हें सरफेस पे दिखता है। 90% ऑफ एन आइसबर्ग इज अंडर वाटर। और इसलिए जब भी कोई एक बड़ा आइसबर्ग टूटता है तो पानी में लहरें बनना तो पक्का है। Discutere se si vuole, ma si deve anche accettare a un certo punto quello che fa l'arbitro. Viene espulso pure Gregucci, ma improvvisamente nasce. पहली नजर में तुम्हें ये रेड कार्ड एक बहुत ही मामूली रेड कार्ड लगेगा, पर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इटालियन सेकंड डिवीजन में दिया हुआ ये रेड कार्ड फुटबॉल हमेशा के लिए बदलने वाला था, तो तुम शायद मेरा विश्वास कभी नहीं करोगे। पर सच्चाई ये है कि आज फुटबॉल के बारे में तुम जितना भी जानते हो, आज फुटबॉल जो कुछ है वो सब कुछ उस रेड कार्ड की बदौलत है, या शायद से जो उस रेड कार्ड के बाद हुआ। Viene espulso pure Gregucci, ma improvvisamente nasce il fatto dirompente, cioè prima che riprenda il gioco l'arbitro espelle Soviero. Probabilmente non sappiamo, forse avrà offeso per proteste. Sì. 1980s और 1990s के फुटबॉल की कहानियां तो हम सभी ने सुनी है। कैसे फुटबॉल वर्ल्ड के ऊपर इटालियन क्लब्स का राज हुआ करता था। एसी मिलान, इंटर मिलान, यूवेंटस, ये सिर्फ इटालियन फुटबॉल ही नहीं बल्कि वर्ल्ड फुटबॉल के सबसे बड़े क्लब्स थे उस टाइम पे। इटालियन फुटबॉल का टॉप डिवीजन पूरे वर्ल्ड का मोस्ट वॉच्ड फुटबॉल लीग था। इटालियन क्लब्स की एवरेज अटेंडेंस पूरे यूरोप में सबसे हाईएस्ट थी। 1982 से लेके 1998 तक 17 बैलन डॉर विनर्स में से 13 बैलन डॉर विनर्स इटली में अपना फुटबॉल खेलते थे। 1983 से लेके 1998 के बीच में पॉसिबल 36 यूरोपियन फाइनलिस्ट में से 1/3 यानी 12 यूरोपियन फाइनलिस्ट इटालियन क्लब से। हर वर्ल्ड कप विनर, हर बैलन डॉर विनर या तो इटली में खेल रहा था या इटली में खेलना चाहता था। इट वॉज द मिथिकल लैंड ऑफ फुटबॉल, जहाँ पर टैक्टिक्स एवोल्यूशनाइज हुए, प्लेयर्स ने अपनी लेगेसी बनाई एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंस्टीट्यूशंस वेंट बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। पर आज इटालियन फुटबॉल की टॉप लीग सीरिया उस सब से बहुत दूर है। दे आर नॉट द मोस्ट वॉच्ड लीग इन द वर्ल्ड, दे आर नॉट द रिचेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। पर सच्चाई ये है कि फुटबॉल में पैसे से तुम बढ़िया प्लेयर्स ला सकते हो, बढ़िया टीम बना सकते हो, बढ़िया स्टेडियम बना सकते हो, पर पैसे से तुम उन फैंस का ट्रस्ट नहीं खरीद सकते जो तुम एक बार तोड़ दो। मेसीना वर्सेस वेनेजिया के इस इनफेमस मैच के इस फेमस रेफरी का नाम था लूका पलांका। लूका पलांका की इटालियन फुटबॉल के अंदर इमेज एक काफ़ी प्रॉमिसिंग ऑफिशियल की थी। उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट थी फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर एंड उसको बड़े बड़े मैचेस के लिए ट्रस्ट किया जाता था। वो उन कुछ रेफरीज में से एक था जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इटली की करप्ट दुनिया में काफ़ी क्लीन था। पर एज वी ऑल नो, एवरीबडी हैज़ अ प्राइस। मेसीना और वेनेजिया के मैच में फुल टाइम होने तक लूका पलांका उस मैच में 3 रेड कार्ड दे चुका था। वो तीनों के तीनों रेड कार्ड वेनेजिया के प्लेयर्स को दिए गए थे। और ये बात सुनने में पहले में बहुत मामूली सी लगती है, जब तक तुम्हें ये पता चलेगा कि वो मैच मेसीना के लिए एक मस्ट विन मैच था। वो मैच जीतकर मेसीना ने फर्स्ट डिवीजन में अपनी प्रमोशन ऑलमोस्ट पक्की कर ली थी। सेकंड डिवीजन में खेल रहे काफी सारे क्लब के ओनर्स ने मेसीना के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि उन्होंने ये पूरा का पूरा कैंपेन रिग किया है विद द हेल्प ऑफ रेफरीज ताकि वो लोग प्रमोशन ले पाए। बट एक सीक्रेट ये था कि लूका पलांका के इस मैच में ये रेड कार्ड का वेट 3 और लोग कर रहे थे। इटली हैज फॉरएवर बीन फेमस फॉर 2 थिंग्स, फुटबॉल एंड क्राइम। इन दोनों चीजों के बीच का कनेक्शन इज फॉरएवर बीन सीन एज अ वायर जिसको तुम देख सकते हो पर छू नहीं सकते। पर इन कनेक्शंस को प्रूव करने के लिए ही एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स इस एक मैच का वेट कर रहे थे। द एलिगेशन कि मेसीना को हेल्प करी गई थी इन देयर रूट टू प्रमोशन वाज ऑलमोस्ट प्रूव्ड। इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चला अबाउट अ ग्रुप ऑफ रेफरीज कॉल्ड द रोमन गैंग, जिसमें से लूका पलांका, मार्को गैब्रियल और मसीमो दे सेंटिस।
उस सीजन मेसीना के जितने भी मैचेस में इन 3 रेफरीज ने ऑफिशिएट करा था, मेसीना वो सारे मैच जीती थी। एंड सरप्राइजिंग बात ये थी कि मेसीना के बोर्ड मेंबर्स और इन 3 रेफरीज के बीच में एक कॉमन लिंक था। ऑल ऑफ देम वर समहाउ कनेक्टेड टू अ कंपनी कॉल्ड GEA वर्ल्ड, और ये कंपनी थी इटालियन फुटबॉल के सबसे पावरफुल लोगों में से एक, लुसियानो मौजी की। (1982) वर्ल्ड कप के बाद मैराडोना का बार्सिलोना में ट्रांसफर होता है फॉर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फी ऑफ 5 मिलियन यूरो उस टाइम पर। दैट ट्रांसफर वाज सपोज्ड टू रीशेप द रियलिटी ऑफ यूरोपियन फुटबॉल। मैराडोना वाज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड बार्सिलोना नीडेड अ प्लेयर लाइक हिम। पर वो ट्रांसफर वाज नॉट एग्जैक्टली लाइक हाउ बार्सिलोना या फिर मैराडोना वुड हैव वांटेड। मैराडोना स्टेड एट बार्सिलोना फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, मेजरली 2 सीजन्स, जिसमें से भी ज्यादातर टाइम वो इंजर्ड रहता था। उसकी इंजरी का मेन रीजन वाज द ब्रूटल स्टाइल ऑफ फुटबॉल जो कि स्पेन में खेला जाता था उस टाइम पे। आज के टाइम पर ज्यादातर लोग स्पेनिश फुटबॉल को जानते हैं फॉर पोजेशन, फ्लूइडिटी, इन सब चीजों के लिए, टैक्टिक्स, बट उस टाइम के ऊपर स्पेनिश फुटबॉल वाज नोन फॉर इट्स ब्रूटैलिटी। मैराडोना बीइंग द स्टार प्लेयर फॉर बार्सिलोना कई बार ये हार्श ट्रीटमेंट का सेंटर रहता था, रिजल्टिंग टू विच इट लेड टू द पॉइंट कि उसका बार्सिलोना को छोड़ना तो नेसेसरी हो गया था उसके करियर के लिए। कुछ फाइट्स के बाद, कुछ कंट्रोवर्सीज, एंड देन ही डिसाइडेड टू लीव बार्सिलोना। पर वो बार्सिलोना 2 और चीजों के साथ छोड़ रहा था। फर्स्ट वाज हिज लव फॉर कोकेन एंड सेकंड वाज हिज लव फॉर पार्टिंग। पर अब सवाल ये था कि मैराडोना यहाँ से जाने का वाला है। वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर कांट जस्ट गो टू एनी अदर क्लब, राइट? 1980s में नेपल्स कुड बी लेबल्ड एज द स्ट्रगलिंग पार्ट ऑफ इटली। इटली के बाकी रीजन्स की तरह यहाँ के लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, ये एरिया ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं था उस टाइम पर, एंड इस वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों को आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता था। एंड ये हार्श ट्रीटमेंट उनकी फुटबॉल टीम के साथ भी दिखता था। एक ऐसी टीम विच वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन फ्रॉम द लीग ड्यू टू रेलीगेशन अ लॉट ऑफ टाइम्स वॉज ट्रीटेड हार्शली अवे एंड्स पे भी। जब भी नेपोली किसी और स्टेडियम खेलने जाया करती थी तब ऑपोजिशन फैंस बैनर्स लेकर बैठते थे कि कैसे इस टीम को हमारे देश से निकाल दो बिकॉज दे रिप्रेजेंट पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू अस। हर एक अवे फैन यूज्ड टू हेट नेपोली। दे वर द आउटकास्ट ऑफ इटालियन फुटबॉल। नेपोली फुटबॉल क्लब और उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट नेपल्स के लोगों को एक मसीहा की जरूरत थी, एंड दैट इज वेयर डिएगो मैराडोना अराइव्ड। The world could not believe कि मैराडोना के लेवल का एक प्लेयर would be joining a team like Napoli. It was the biggest transfer in the history of this club. नेपल्स के लोगों ने ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं देखा था। They were not expecting for a transfer like this to happen उनके शहर में, उनकी टीम में। With Maradona came hope. With Maradona came success. अपने पहले ही 3 सालों के अंदर मैराडोना लीड्स नेपोली टू उनका पहला लीग टाइटल इन देयर हिस्ट्री। एंड जस्ट अगले 3 सालों में एक बार फिर से एक और लीग टाइटल, यूरोपा लीग की विन और बहुत सारे डोमेस्टिक चैंपियंस। मैराडोना ने सिंगल हैंडेडली एक रेलीगेशन जोन वाली टीम को इटालियन फुटबॉल और यूरोपियन फुटबॉल का एक कंटेंडर बना दिया था। ही बिकेम द गॉड ऑफ नेपल्स। पर इस सब के बीच में मैराडोना की वो 2 आदतें जो वो बार्सिलोना से अपने साथ लाया था गई नहीं थी। ही वॉज स्टिल अ ड्रग एडिक्ट, ही वॉज स्टिल अ पार्टी एनिमल। मैराडोना रात को पार्टी करता था, सुबह पिच के ऊपर यूज्ड टू टीयर द ओपोनेंट अपार्ट। उसकी ड्रग एडिक्शन फिर भी किसी तरीके से ड्रग टेस्ट में पकड़ी नहीं जा रही थी। द रीजन टू ऑल दिस वाज लुसियानो मौजी। नेपोली के पहले स्कूडेटो जीतते ही नेपोली के ओनर्स ने लुसियानो मौजी को उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर के रूप में साइन करा था। उसको साइन करने का सबसे बड़ा रीजन वाज टू कंट्रोल द मीडिया एंड फुटबॉल फेडरेशन सो दैट मैराडोना कैन बी सेव्ड। मौजी इस चीज का ध्यान रखता था कि मैराडोना की लेट नाइट पार्टी की वीडियोस मीडिया लीक ना करे। उसके फुटबॉल फेडरेशन में काफी सारे कनेक्शंस थे, तो जब भी मैराडोना का कोई ड्रग टेस्ट होने वाला होता था उसे पहले ही पता चल जाता था, एंड वो मैराडोना को एक क्लीन यूरिन सैंपल के साथ हेल्प कर देता था। एक फेमस रूमर ये भी है कि लुसियानो मौजी ने मैराडोना को एक प्रोस्थेटिक पीनस भी दिया था, जिसके थ्रू मैराडोना अथॉरिटीज को यूरिन सैंपल दिया करता था। लुसियानो मौजी वाज सेविंग मैराडोना आउटसाइड द पिच जब तक थिंग्स डिडंट गो ओवर द लाइन फॉर मौजी। 1990-91 सीजन के यूरोपियन कप के क्वार्टर फाइनल्स में नेपोली वाज फेसिंग स्पार्टक मॉस्को। इस फिक्चर का फर्स्ट लेग नेपोली के होम पे एक 0-0 ड्रॉ था। सेकंड लेग के लिए 5 नवंबर को नेपोली की पूरी टीम को मॉस्को ट्रैवल करना था, पर उस दिन पूरी की पूरी टीम एयरपोर्ट पहुंच गई थी सिवाय एक इंसान के, विच वॉज डिएगो मैराडोना।
कुछ प्लेयर्स और अथॉरिटी मेंबर्स इस सब से परेशान होकर जब मैराडोना के घर गए तो उन्हें पता लगा कि मैराडोना इतने नशे में है कि वो उनके साथ ट्रैवल ही नहीं कर सकता था। पूरी की पूरी नेपोली टीम मॉस्को के लिए ट्रैवल कर जाती है। मैराडोना अगले दिन उठता है, वो होश में आता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है एंड वो एक प्राइवेट जेट बुक करके मैच से एक दिन पहले मॉस्को पहुंचता है। अगले दिन स्पार्टक मॉस्को के अगेंस्ट मैराडोना स्टार्ट्स दैट मैच ऑन द बेंच एंड डिस्पाइट सेकंड हाफ में आने के बाद भी मैराडोना कुड नॉट चेंज द रिजल्ट ऑफ दैट मैच। दैट मैच वेंट टिल पेनल्टीज एंड स्पार्टक बीट नेपोली। नेपोली वर नॉक्ड आउट ऑफ द यूरोपियन कप। इस एक एलिमिनेशन से नेपोली को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने वाला था, स्पेशली क्योंकि उनका नेक्स्ट मैच वाज मोस्ट पॉसिबली गोइंग टू बी अगेंस्ट रियल मैड्रिड। दिस इज वेयर मोजी ड्यू द लाइन। माना जाता है कि इस मैच के बाद मॉस्को में ही लुसियानो मोजी और मैराडोना की एक 1-on-1 मीटिंग हुई थी विच वॉज एक्सट्रीमली शॉर्ट। बट द थिंग इज कि इन गलतियों के बावजूद भी यू जस्ट कैन नॉट सेल अ प्लेयर लाइक मैराडोना। मैराडोना को नेपल्स में भगवान माना जाता था। अगर कोई भी इंसान आकर ये कहता कि ही वांटेड मैराडोना टू बी सोल्ड फ्रॉम द टीम फॉर द सेक ऑफ दिस रीजन तो पब्लिक उसके खाल खींच लेती। पर मोजी वॉज टू पावरफुल टू बाउ डाउन टू द गॉड ऑफ नेपल्स। अगले आने वाले 5 महीने के अंदर मैराडोना के ऊपर सबसे पहले एक इलिजिटिमेट चाइल्ड का कंट्रोवर्शियल आरोप लगाया जाता है। उसके बाद मीडिया को उसकी कोकेन एडिक्शन के प्रूफ मिल जाते हैं। कुछ हफ्तों के अंदर ही वो एक कार्मोना क्राइम सिंडिकेट के साथ पकड़ा जाता है एंड जस्ट टू एंड थिंग्स ऑफ, सीजन खत्म होने से कुछ दिन पहले उसका एक सरप्राइज ड्रग टेस्ट होता है जिससे लुसियानो मोजी उसको नहीं बचाता। मैराडोना के ऊपर एक 15 मैचेस का बैन लगाया जाता है। वन थिंग लीड्स टू अनदर एंड मैराडोना वाज फोर्स्ड to leave Italy. This was just the beginning of whatever Moji was capable of. पर सवाल ये है कि आखिर ये लुसियानो मोजी है कौन? मोजी कोई एक्स फुटबॉल प्लेयर नहीं था. He was neither a coach. He started off his football career as a scout at a very young age. He had a great eye for talent. उसको पहचान थी ऐसे प्लेयर्स की जो कि आगे जाकर इटालियन फुटबॉल को रीशेप कर सकते हैं. एट द सेम टाइम उसकी एक और बहुत स्पेशल एबिलिटी थी कि वो इन प्लेयर्स को अप्रोच करके उनके साथ एक पर्सनल बॉन्ड बना पाता था. तो ही वॉज नॉट जस्ट अ ग्रेट स्काउट, ही वॉज इवन अ गुड एजेंट. प्लेयर्स के साथ ये पर्सनल कनेक्शन बनाने की एबिलिटी की वजह से इटालियन फुटबॉल में उसका एक निकनेम पड़ गया था, विच वॉज द सेकेंड फादर ऑफ दीज प्लेयर्स. काफी सारे बड़े बड़े क्लब्स ने उसको हायर करा था फॉर नॉट जस्ट रिक्रूटिंग प्लेयर्स फॉर हिम बट इन प्लेयर्स को मैनेज करने के लिए भी. उसे अच्छे फुटबॉल की पहचान थी, उसे रिलेशंस बनाने आते थे, उसे ऑर्गेनाइजेशन संभालनी आती थी एंड ये सारी एबिलिटीज लेड हिम टू द गाय जिसने उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया कि एमेच्योर्स सीक द सन गेट ईटन, पावर स्टेज इन द शैडोज. Italo Alodi, a classic example of an Italian man with a lot of power in his field. एक बहुत फेमस डिस्क्रिप्शन है इटालो अलोडी की जहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने उसे डिस्क्राइब करा है दैट ही इज नॉट करप्ट, ही इज द करप्टर. इंटर मिलान की 1960s की सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन इस इंसान को माना जाता है. उसकी लीडरशिप के अंदर इंटर मिलान ने मल्टीपल लीग टाइटल्स जीते, मल्टीपल यूरोपियन टाइटल्स जीते. इटालो अलोडी के ऊपर मैच फिक्सिंग के इतने सारे एलिगेशंस थे कि तुम सोच भी नहीं सकते. बट द क्रेजी पार्ट हियर इज कि डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ प्रूफ अगेंस्ट हिम, आज तक उसे किसी भी एक चीज के लिए कॉन्विक्ट नहीं किया गया. 1965 के यूरोपियन कप के सेमीफाइनल्स, इंटर मिलान वर फेसिंग बिल शैंकली की लिवरपूल. फर्स्ट लेग में लिवरपूल के होम के ऊपर लिवरपूल वर एबल टू बीट इंटर मिलान इजीली विद a 3-1 स्कोर. इट वाज प्योर डोमिनेंस बाय लिवरपूल एंड एवरीबडी डीम्ड देम एज द फेवरेट्स टू विन द यूरोपियन कप उस साल. पर सेकेंड लेग के अंदर कुछ ऐसा होता है जो आज तक लिवरपूल फैंस बिलीव नहीं कर पाते. इंटर के होम में सेकेंड लेग में इंटर मिलान बीट्स लिवरपूल 3-0 इन अ वेरी कंट्रोवर्शियल मैच. यहाँ पर चीजें फिर भी कंट्रोल में थी लेकिन थिंग्स गेट आउट ऑफ हैंड जब लिवरपूल के एग्रीगेट इक्वलाइजर को डिस्कार्ड कर दिया जाता है फॉर अ रीजन जो कि बाद में रेफरी किसी को नहीं बताता. एवरीबडी न्यू कि इटालो अलोडी हैज ऑब्वियसली कंट्रोल्ड दिस मैच आउटसाइड द फील्ड. लेटर जाके पता चलता है कि वो रेफरी कुछ महीनों के बाद मिलान के कोस्ट पर एक ऑल एक्सपेंसेस पेड छुट्टी भी मनाता है जहां पर ऑन पेपर ऑल एक्सपेंसेस वर पेड बाय इंटर मिलान. फिर भी इस सब के बावजूद इटालो अलोडी वाज नेवर कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफ द एक्यूजेशंस. पर ये उसकी पावर का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा था क्योंकि नेक्स्ट सीजन जब इंटर मिलान फेसेस रियल मैड्रिड तब उसके रेफरी को भी इटालो अलोडी के साथ एक मीटिंग में बुलाया जाता है. एक ऐसी मीटिंग जिसके अंदर वो रेफरी अलोडी की पावर्स के आगे झुकने से मना कर देता है. बट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रेफरी नेवर ऑफिशिएट्स एनी यूरोपियन टाई एवर अगेन. दिस वाज द मैन
man that taught Luciano Moggi the dark arts of football. मौजी अपने स्पोर्टिंग डायरेक्टर या फिर एक क्लब प्रेसिडेंट करियर की शुरुआत करता है. He goes from Lazio to Torino to Napoli and then to Roma. रोमा में एक काफी इंपॉर्टेंट मैच से पहले लूसियानो मौजी को उस मैच के रेफरी के साथ डिनर करते पकड़ लिया जाता है. रोमा एंड्स अप विनिंग दैट मैच, लेकिन रोमा की हायरार्की को ये रूमर ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो दे एंड अप फायरिंग मौजी. बट रोमा से निकलने के बाद लूसियानो मौजी गोज टू यूवेंटस, जहां पर हिज पावर रीचेस द पिनिकल ऑफ दिस स्कैंडल. 1994 में लूसियानो मौजी को साइन करने से पहले यूवेंटस ने 8 साल तक लीग टाइटल नहीं जीता था. इट वाज अ वेरी बिग डील फॉर द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट क्लब इन इटली. पर आखिर इटालियन फुटबॉल में हर कोई पावर की इतनी भूख क्यों रखता है? Why does everybody want to be so successful in football? इटालियन फुटबॉल में उस टाइम पे इट वाज वेरी कॉमन कि जो फुटबॉल क्लब के ओनर्स थे दे वर एब्सोल्युटली रिच फैमिलीज जो कि और भी काफी सारे साइड बिजनेसेस ओन करते थे. दे यूज्ड टू ओन न्यूज चैनल्स, publications, media houses. पर फुटबॉल में सक्सेस was the ultimate key for anybody if they wanted power in Italy. और इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा about सिल्वियो बर्लस्कोनी. फुटबॉल में ऐसे काफी सारे ओनर्स रहे हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर क्लब की काया पलट दी. रोमन अब्रामोविच विद चेल्सी, शेख मंसूर विद मैन सिटी. इन्होंने अपने क्लब्स को काफी सक्सेसफुल बनाया है, उनको कंप्लीटली चेंज करा है. बट एब्सोल्युटली नो वन कम्स एज क्लोज टू बर्लस्कोनी टू बीइंग द बेस्ट ओनर दैट फुटबॉल हैज एवर सीन. एक बिलियनियर बिजनेसमैन जो कि ज्यादातर टीवी राइट्स का ओनर था इटली के अंदर. 1986 में एसी मिलान की खराब हालत के बाद एसी मिलान के फैंस ने खुद बर्लस्कोनी को बैनर लगा के प्लीड करा था कि प्लीज हमारा क्लब खरीद लो. 1986 में बर्लस्कोनी एसी मिलान को खरीदता है. बर्लस्कोनी के आने से पहले एसी मिलान ने अपनी हिस्ट्री के 65 सालों में 10 लीग टाइटल जीते थे और 2 चैंपियंस लीग जीते थे. पर अब ये क्लब की काया पलट चुकी थी. दे वर स्ट्रगलिंग ऑन फील्ड, उनके फाइनेंसेस बिगड़ चुके थे, उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा था. एंड ये क्लब चीख के कह रहा था कि भाई कोई बिलियनियर आओ, मुझे खरीदो एंड चेंज एवरीथिंग अबाउट मी. बर्लस्कोनी के खरीदने के पहले 10 सालों के अंदर एसी मिलान वन 5 लीग टाइटल्स और 3 यूसीएल्स और. बर्लस्कोनी was the definition of success in Italian football. And football और business की इसी success को example रखकर when Italy needed a new prime minister, Berlusconi stepped up. He ended up winning the elections on 3 different occasions and is still date the longest serving prime minister in Italian history. Berlusconi Italian media और Italian football को कंट्रोल करके इटली का सबसे पावरफुल आदमी बन गया था. Berlusconi की ये dominance was one of the big reasons कि यूवेंटस जो कि अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी was in major need of a revamp and that is why they got Luciano Moggi. Luciano Moggi was not as powerful as Berlusconi या Berlusconi के henchmen, पर लूसियानो मौजी के पास ऐसे 3 टैक्टिक्स थे जिसकी वजह से वो इटालियन फुटबॉल को कंट्रोल कर पा रहा था. द वेरी फर्स्ट वन ऑफ देम वाज रेफरीज. मौजी ये समझ गया था कि तब के टाइम पे इटालियन फुटबॉल में रेफरीज को कंट्रोल करना बहुत आसान है. एंड ऑल दिस वाज डन नॉट थ्रू मनी बट थ्रू फेवर्स. मौजी इन रेफरीज से वो करवाता था जो उसे करना होता था और बदले में मौजी उनको प्रॉमिस करता था कि हम आने वाले टाइम के अंदर तुम्हें तुम्हारी मर्जी का मैच ऑफिशिएट करने देंगे, एक हाई पेइंग फिक्सचर ऑफिशिएट करने देंगे, या आने वाले टाइम में तुम्हारे भाई के लिए, तुम्हारे बेटे के लिए हम नौकरी दिलवाएंगे. इट वॉज अ मैनर ऑफ गिव एंड टेक एंड काफी सारे रेफरीज इस सारे जाल में फंस जाते थे. एक बारी मौजी के साथ इनकी बात हो गई तो दे वर ऑल इन हिज पॉकेट. दे वुड ओवरलुक द टैकल्स जो यूवेंटस के प्लेयर्स मार रहे थे. यूवेंटस के प्लेयर के ऊपर लगा हर एक छोटे से छोटा धक्का भी एक फाउल के रूप में दिया जाता था. चीजें इतने कॉम्प्लिकेट हो चुकी थी कि यूवेंटस के आने वाले फिक्सचर में अगर टीम का कोई प्लेयर बहुत ज्यादा इनफॉर्म है तो रेफरी एक मैच पहले ही उस प्लेयर को किसी न किसी रीजन से सस्पेंड कर देता था. छोटी छोटी चीजों पे पेनल्टीज मिलना, ऑपोजिशन के प्लेयर्स को छोटी छोटी बातों पे रेड कार्ड दे दिया जाना, दिस वाज बिकमिंग अ वेरी नॉर्मल पार्ट इन इटालियन फुटबॉल. और मुझे पता है इस समय तुम क्या सोचोगे, व्हाट अबाउट द पीपल वाचिंग द गेम. फैंस का क्या भाई, उन्हें तो दिख रहा है क्या हो रहा है. बट दिस इज वेयर स्टेप्स अप द सेकंड पिलर ऑफ मौजीज पावर, मीडिया. मौजी का ये गिव एंड टेक वाला सिस्टम, ये रिलेशंस वाला, फेवर वाला सिस्टम वाज इक्वली वर्किंग ऑन मीडिया एज वेल. मीडिया यूवेंटस के किसी भी मैच में हुए ऐसे खराब डिसीजंस टीवी पर दिखाते ही नहीं थे. तो अगर स्टेडियम के अंदर 40,000 लोग कुछ विटनेस कर भी रहे हैं, दे कांट गेट टू सी उसका रीप्ले घर जाने के बाद, या घर में बैठा कोई भी कांट हैव अ लुक एट दैट वंस अगेन. यही मीडिया वाज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द रेफरीज जो कि मौजी के आगे झुकते नहीं थे, क्योंकि अगर कोई भी रेफरी मौजी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर देता था तो उनके आने वाले फिक्सचर
में उनकी छोटी से छोटी गलती ये मीडिया हाउसेस बार बार रिप्ले करके दिखाते थे। एंड ऑल दिस वाज डन क्योंकि अगर उन्हें यूवेंटस के साथ कोई भी कनेक्शन चाहिए था, उनके साथ प्लेयर एक्सेस चाहिए था, ट्रांसफर न्यूज चाहिए थी, तो the only way they could get it was through the permission of Luciano Moggi। इटालियन फुटबॉल फेडरेशन के टॉप हायरार्की से लेके नीचे छोटे से छोटे रेफरी तक एवरीबडी वाज इन टच विद लूसियानो मॉजी। ये गिव एंड टेक का सिस्टम इतना ज्यादा फैल रखा था कि इट वेंट आउटसाइड फुटबॉल। जिन जिन लोगों को जॉब्स मिली थी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट, एवरीवन वाज समहाउ कनेक्टेड विद दिस सिस्टम। तो अगर कोई मीडिया सोर्स किसी तरीके से लूसियानो मॉजी की बात मानने से मना भी करता था तो उसकी जॉब जा सकती थी, उसके फाइनेंसेस खींच लिए जा सकते थे, उसके स्पॉन्सर जा सकते थे, क्योंकि somehow they were also connected in the system। पर एट द एंड सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि रेफरीज किसी हद तक ही एक मैच को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मीडिया किसी हद तक ही फैंस को कुछ ना देखने से रोक सकती है। एट द एंड फुटबॉल तो प्लेयर्स नहीं खेलना है। एंड यहीं पर आता है लूसियानो मॉजी का थर्ड पावर हाउस, GEA वर्ल्ड। GEA वर्ल्ड एक प्लेयर एजेंसी थी जिसका ओनर था लूसियानो मॉजी का बेटा। GEA वर्ल्ड इटालियन फुटबॉल में इतनी पावरफुल थी कि एक टाइम पर इटालियन टॉप फ्लाइट में खेल रहे हर 4 में से एक प्लेयर GEA वर्ल्ड से रिप्रेजेंटेड था। Almost 25% of all top flight players were signed up with this agency। एंड दिस इज हाउ लूसियानो मॉजी सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरी टीमों को भी इन्फ्लुएंस करता था। इमेजिन इटालियन फुटबॉल की कोई ऐसी टीम जिसके 8 या 9 फर्स्ट टीम प्लेयर्स वर साइंड अप विद GEA। अगर उन्हें वो प्लेयर्स रिटेन करने थे तो इट वाज वेरी नेसेसरी कि वो लूसियानो मॉजी के साथ अच्छे कनेक्शन बना के रखे। दिस इज हाउ लूसियानो मॉजी गेन्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द ट्रांसफर वर्ल्ड ऑफ इटालियन फुटबॉल। तो मीडिया को ना ही सिर्फ यूवेंटस के प्लेयर्स बल्कि मेजॉरिटी प्लेयर्स ऑफ इटालियन फुटबॉल से अगर कोई भी इंटरेक्शन चाहिए था तो उन्हें लूसियानो मॉजी की डायरेक्ट इनडायरेक्ट परमिशन चाहिए थी। पर ये GEA वर्ल्ड जिसके थ्रू इतनी पावर गेन करी थी मॉजी ने इटालियन फुटबॉल के अंदर, इट वाज द वेरी फर्स्ट डोमिनो टू फॉल इन दिस केओस। मेसीना वर्सेस वेनेजिया का वो रेड कार्ड याद है? उस मैच से कुछ घंटों पहले द इन्वेस्टिगेटर्स विच वर वर्किंग ऑन टू फाइंड द कनेक्शन बिटवीन द क्राइम वर्ल्ड इन इटली एंड फुटबॉल, उनको एक वायर टैप एक्सेस मिलता है। इटली की लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टेलीकॉम इटालिया के थ्रू उन इन्वेस्टिगेटर्स को एक कॉन्वर्सेशन की क्लिप मिलती है। ये कॉल थी बिटवीन सेल्वातोरे अम्ब्रियासो और एक बेटिंग कंपनी का मालिक। उस कॉल में अम्ब्रियासो वो बेटिंग कंपनी के मालिक को ये बताता है कि कैसे मेसीना वो मैच जीतने वाली है क्योंकि ब्लैक मैन हैज गिवन परमिशन फॉर इट। उस कॉल में वो लोग और भी बहुत सारे मैचेस की बात करते हैं। ब्लैक मैन वाज नॉट द ओनली कोड वर्ड जो वो यूज करते हैं। द हैंडसम वन, द रिलेटिव, द सेंट, द ग्रेट बॉस। ये अब तक की हिस्ट्री में पहली बार था कि इन्वेस्टिगेटर्स के पास एक सॉलिड प्रूफ था कि ये सारे मैचेस वर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी हु इज आउटसाइड द पिच। एक के बाद एक सिर्फ कुछ दिनों के अंदर इन इन्वेस्टिगेटर्स के हाथों 2 लाख से ज्यादा वायर टैप्स लगते हैं। रेफरीज, प्लेयर्स, क्लब ओनर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और फुटबॉल एसोसिएशन के हेड्स, everybody were corrupt, everyone was involved in it। AC मिलान का प्रेसिडेंट एड्रियानो गलियानी, just like मॉजी and even more powerful, वो फुटबॉल वर्ल्ड में इतना पावरफुल था, इसका अंदाज तुम इससे लगा सकते हो कि वो इटालियन गवर्नमेंट बॉडी का प्रेसिडेंट था, G14 लॉबिंग ग्रुप का मेंबर था, all while being the president of AC Milan, and there were proof कि he was also using the same tactics as Moggi। मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस, रेफरी के ऊपर इन्फ्लुएंस, प्लेयर के ऊपर इन्फ्लुएंस। इटालियन फुटबॉल फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट इनोसेंजो मांजीनी, he was directly in contact with both Moggi and Galliani for everything they needed, and इस सारे सिस्टम में also involved was फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट फ्रांको करारो। फ्रांको करारो वॉज नॉट न्यू टू कॉन्ट्रोवर्सीज, वो इससे पहले AC मिलान का प्रेसिडेंट भी रह चुका था। बट सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी उसके लिए आई थी बस कुछ सालों पहले, जहां पर इटालियन फुटबॉल के ऊपर यह आरोप लगा था कि वो बहुत सारे नॉन EU प्लेयर्स को यूरोपियन पासपोर्ट दे के खिला रहे हैं। अ लॉट ऑफ प्लेयर्स वर गिवन ईयरली बैन्स, काफ़ी सारी टीम्स के ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती है एंड काफ़ी सारी टीमों को पनिश किया जाता है सिवाय एक टीम के। और वो एक टीम कौन थी ये तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे। उन फोन कॉल से ये भी पता लगता है कि GEA वर्ल्ड काफी सारे प्लेयर्स को फोर्स करती थी टू साइन फॉर देम, क्योंकि उन लोगों का काफी कनेक्शन भी था क्राइम वर्ल्ड के अंदर, तो इट वाज वेरी इजी टू फोर्स दीज प्लेयर्स टू साइन फॉर देम एट अ वेरी यंग एज। इन्वेस्टिगेटर्स के पास इन सब लोगों के खिलाफ प्रूफ था, एवरीबडी वाज रेडी टू टेक एक्शन ऑन देम, बट क्योंकि ये सारे क्लब के ओनर्स वर मेजर होल्डर्स इन ज्यादातर न्यूज चैनल्स, ज्यादातर न्यूज़पेपर्स, तो कोई भी इस खबर के बारे में नहीं छापता until एक अखबार opens the floodgate, La Gazzetta dello Sport।
publishes about the scandal. धीरे धीरे करके हर एक छोटे से छोटा अखबार इस खबर के बारे में छापना शुरू करता है. Everyone in Italy knew about this. जनता रिवोल्ट कर जाती है. ईच एंड एवरी फुटबॉल फैन जिसको लग रहा था वो अभी तक फुटबॉल देखने जा रहा है फॉर द पावर ऑफ इट, फॉर द ब्यूटी ऑफ इट, नाउ रियलाइज्ड इट कि वो कुछ भी उसकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है. सारे के सारे अक्यूज्ड लोग रिजाइन कर देते हैं. इटालियन फुटबॉल फेडरेशन करप्ट थी, उससे रिलेटेड एजेंट्स करप्ट थे, एवरीथिंग अबाउट द सिस्टम वाज इन्वॉल्व्ड. ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका नाम नहीं लिया जा सकता था बिकॉज दे वर टू पावरफुल टू बी इन्वॉल्व्ड. पर क्योंकि जनता आउटरेज कर रही थी तो पनिशमेंट तो देनी बनती थी, चाहे छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी. इटालियन ओलंपिक सोसाइटी एक कमेटी बनाती है विच गोज ऑन टू गिव पनिशमेंट टू जो क्लब्स इन्वॉल्व थे. यूवेंटस, फ्योरेंटीना, लाजियो तीनों को इंस्टेंटली रेलीगेट कर दिया जाता है. बट लेटर ऑन लाजियो और फ्योरेंटीना की ये पनिशमेंट रिलैप्स कर ली जाती है. यूवेंटस के 2 लीग टाइटल्स छीन लिए जाते हैं जिनमें से एक वाज गिवन टू इंटर मिलान. मिलान को 8 पॉइंट का रिडक्शन मिलता है. उन्हें एक गेम क्लोज डोर्स के पीछे खेलनी पड़ती है. एंड ऐसे करते करते एट द एंड यूवेंटस को छोड़ के ज्यादातर क्लब्स के साथ एक काफी इजी पनिशमेंट में डील किया जाता है. माना यह जाता है कि क्योंकि इटालियन फुटबॉल धीरे धीरे अपना चार्म खो रहा था, प्रीमियर लीग वाज ऑन अ राइज, ला लीगा वाज ऑन अ राइज, एंड उनसे कम्पीट करने के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी सीरिया. तो इस सिचुएशन के अंदर अगर वो एक टाइम पे बहुत सारे टॉप क्लब्स को पनिश कर देते तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता उनके साथ कम्पीट करना. इसलिए यूवेंटस को छोड़ के ज्यादातर क्लब के साथ लीनियंसी बढ़ती जाती है. एट फर्स्ट ग्लांस ऐसा लगता है कि जस्टिस हैज बीन सर्व्ड. वो क्लब्स जो पनिशमेंट डिजर्व करते थे उन्हें वो पनिशमेंट मिल गई. वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको उनके किए की सजा मिल गई. बट एज वी हैव ऑल लर्नड बिफोर, amateurs seek sun get burned. Real power stays in the shadows. ये स्कैंडल के पता लगने के बाद ये सारे के सारे इन्वॉल्व्ड क्लब्स बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लग जाते हैं. इनके फैंस इनके खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं. दे स्टॉप अटेंडिंग देयर गेम. एट द एंड उनका वो ट्रस्ट ही खत्म हो जाता है इन सारे क्लब्स के अंदर. ये सारे के सारे क्लब्स को ये पनिशमेंट मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ ओनली 6 months ऑफ फुटबॉल. यानी इन्वेस्टिगेटर्स को सिर्फ 6 महीने के बीच में फिक्स करी गई फुटबॉल के प्रूफ मिल पाते हैं. इस सब के बीच में एक ऐसा क्लब जो इस सब से बहुत दूर था, दैट वाज इंटर मिलान. एवरीबडी स्टार्टेड कंसीडरिंग देम एज द सेंट ऑफ इटालियन फुटबॉल. यूवेंटस से छीना गया टाइटल भी उन्हें अवार्ड कर दिया जाता है. आने वाले कुछ सालों के अंदर दे एंड अप हैविंग द मोस्ट सक्सेसफुल टेन्योर उनके क्लब की हिस्ट्री का. बट दैट इज वेयर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट विद पावर स्टेज इन द शैडो. याद है इटालियन ओलंपिक सोसाइटी ने एक कमेटी बनाई थी. उस कमेटी ने इस इंसान को इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज बनाया था, गुइडो रॉसी. गुइडो रॉसी एक हार्वर्ड रिटर्न था, काफी वेल नोन लॉयर था और बिजनेस वर्ल्ड में भी काफी जान पहचान थी भाई की. इनिशियली ये डिसाइड किया गया था कि यूवेंटस से जो दोनों के दोनों टाइटल्स छीने गए हैं वो आगे किसी को अवार्ड नहीं किए जाएंगे. बट गुइडो रॉसी का ये डिसीजन था कि सेकंड वाला टाइटल जो है वो इंटर को दे दिया जाना चाहिए. पर गुइडो रॉसी को इस पोजीशन के लिए इतनी इंटरेस्टिंग बनाती है उसकी पिछली 2 जॉब्स, जिसमें सबसे पहली जॉब थी एज द प्रेसिडेंट ऑफ टेलीकॉम इटालिया. वही कंपनी विच वर द सोर्स ऑफ ऑल द वायर टैप्स, ऑफ ऑल द प्रूफ जो कि स्कैंडल को अपने आप में अनवील करते हैं. एंड द सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज जो कि उसके सीवी के ऊपर थी वो ये थी कि ही वॉज एक एक्स बोर्ड मेंबर ऑफ इंटर मिलान. पर चीजें यहाँ से सिर्फ खुलनी शुरू होती है क्योंकि वही टेलीकॉम इटालिया विच वॉज द सोर्स ऑफ ऑल दीज प्रूफ्स, उसका करंट प्रेसिडेंट वॉज मार्को प्रोवेरा, द सेकंड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर इन इंटर मिलान. तुम्हें गजेट डेला स्पोर्ट याद है? वो पहला अखबार जिसने इस स्कैंडल के बारे में छापा था. उसका ओनर कार्लो बुआरा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटर, बोर्ड मेंबर ऑफ टेलीकॉम इटालिया. और टेलीकॉम इटालिया और गजेट डेला स्पोर्ट दोनों का एक और कॉमन बोर्ड मेंबर था, मसीमो मोराटी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंटर मिलान. तुम्हें वो एक क्लब याद है जिसको फ्रैंको करारो ने पनिश नहीं करा था फॉर गिविंग यूरोपियन पासपोर्ट टू नॉन यूरोपियन प्लेयर्स? दैट वन क्लब वॉज इंटर मिलान. एट द एंड की सच्चाई ये है कि फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल, एक ऐसा स्कैंडल जिससे इटालियन फुटबॉल आज तक नहीं निकल पाई है, वॉज जस्ट एक चेस मूव outside the pitch. इस स्कैंडल में फंसे सारे लोग from Juventus to AC Milan, everybody appeals against Inter Milan having a shady part. Luciano Moggi कोर्ट में एविडेंस में कहता है कि either everybody is corrupt or everybody is innocent.
पर जैसे कि हमने पहले भी बात करी है, इटालियन फुटबॉल वॉज इन नो शेप टू पनिश एनीबडी एल्स नाउ। दिस केस मेक्स मी वंडर कि आज के टाइम पर भी जो हम फुटबॉल देख रहे हैं, हाउ मच पार्ट ऑफ इट इज एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, ये रियलिटी है। ये वो रियलिटी है जिससे हम फुटबॉल फैंस बहुत दूर है। दिस इज गोना बी द लॉन्गेस्ट वीडियो आई हैव एवर मेड ऑन दिस चैनल। तो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर तुमने नहीं करा भाई। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी टू 4 लाख सब्सक्राइबर दोस्तों। डैम, आई रियली वांटेड टू मेक दिस स्पेशल वीडियो, एक इतनी लंबी डॉक्यूमेंट्री विदाउट हंसी मजाक ऑन दिस सीरियस टॉपिक, क्योंकि आई एब्सोल्युटली लव्ड इट व्हेन आई रेड इट, व्हेन आई वॉच्ड थिंग्स अबाउट इट। मैं अपने सारे के सारे सोर्सेज ऑब्वियसली तुम्हें स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डाल दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मेक श्योर तुम वहाँ से भी इन चीज़ों के बारे में पढ़ो। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे।